हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को यहाँ पर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा साधारण लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और यहाँ पर आप हर एक प्रश्न का आंसर भी कर सकते हैं। पिछले वर्ष का पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास को आप लोग कवर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखें सब लोग। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है कौन सा होता है? फेफड़ा है, यकृत है, हृदय है और आपका दिया है वृक्क यानी किडनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, मानव शरीर में जो है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है कौन सा होता है? वो होता है आपका साथियों वृक्क यानी किडनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता होगा किडनी जो है रक्त से यूरिया और अतिरिक्त लवणों को छानकर जो है यूरिन के रूप में अलग करता है। आप जानते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फेफड़ों का कार्य क्या होता जाए? यहाँ पर जो है आपका फेफड़े का जो कार्य होता है साथियों आप जानते हैं रक्त में जो है ऑक्सीजन मिलाने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है। क्या? लंग्स यानी फेफड़ा। ठीक है, और हृदय का कार्य आप जानते ही हैं भाई, इसका कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में रक्त को पंप करना। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वृक्क यानी किडनी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। पौधों में जो है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? सवाल नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर करें। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर फ्लोएम पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जाइलम जो है जड़ से जल और खनिजों का परिवहन ऊपर की ओर करता है, ध्यान रखें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल का परिवहन कौन करता है भाई, तो वो होता है आपका जाइलम। लेकिन भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो है आपका फ्लोएम। ठीक है, तो डी ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जल का अधिकतम घनत्व जो है कितना होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें। सवाल नंबर थर्ड का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिएगा साथियों, जल का जो है क्वथनांक कितना होता है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है उबलने लगता है? आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जो है उबलने लगता है। ठीक है, और बर्फ कब जमता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है? बर्फ जम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है जल का अधिकतम घनत्व जो है होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर, इसको ध्यान रखें, एग्जाम में जो है सवाल बन चुका है यहाँ से। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप कर सकते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर है, आप यहाँ पर बता सकते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो है अपनी धुरी पर घूमने की क्रिया को जो है घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं, आप जानते हैं, जिससे जो है दिन और रात होता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो आप जानते हैं भाई घूर्णन गति के कारण। क्या भाई? घूर्णन गति के कारण, ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर साथियों आपसे सवाल पूछे कि पृथ्वी जो है किस दिशा में मूव करती है, किस दिशा में जो है घूमती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिम से पूरब की ओर। क्या भाई? पश्चिम से पूरब की ओर जो है
पृथ्वी घूमती है, इसको भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला सवाल, गंगा और यमुना नदी का संगम जो है कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताएं आप लोग। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर करें आप लोग। चलिए फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं प्रयागराज ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई पहले जो है प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद था, अब क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और यमुना नदी का संगम जो होता है दोस्तों प्रयागराज में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताएं। चलिए सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये क्लास और भी साथियों के पास पहुंच जाए आसानी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं आप लोग। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है, बताएं। साथियों आप देखेंगे जो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं वो जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जेम्स प्रिंसेप वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1837 में सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है पढ़ा गया था अशोक के अभिलेखों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर ब्राह्मी लिपि पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों अगर मैं आपसे पूछी कि जो हिंदी भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है, आप जानते हैं दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल ये रहा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत कब हुई? इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बताएं आप लोग। चलिए सवाल नंबर 7 का उत्तर करिएगा। यहाँ पर सभी प्यारे साथी प्रयास करें। यहाँ पर आपके 3 से 4 सवाल तैयार होने वाले हैं। भाई देखिएगा जो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? साथियों 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और साथियों इसी दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। क्या भाई? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के दौरान। कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, बात करें 1919 की, आप जानते हैं साथियों 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और 1930 को आप जानते होंगे साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 को हुई थी। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर 1942 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। डी विकल्प आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर बताएं आप लोग। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? अगर आप लोग इसमें भी गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये बेसिक सवाल है, इसको तो आपको वैसे भी आना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ से साथियों आपके 3 से 4 सवाल तैयार होने, यहाँ पर आपके 3 से 4 सवाल तैयार होंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जो लोग जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से सवाल क्या क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान को जो है अंगीकृत यानी एडॉप्ट कब किया गया, तो याद रखें 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अपनाया गया। ठीक है, और साथियों 26 नवंबर को ही इसलिए संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो है समय लगा था। ठीक है, और मूल संविधान में पूछ सकता है आपसे कितनी अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, तो ध्यान रखें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इन पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आइए अगला सवाल देखते हैं।
भारत में संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं आप लोग। भारत में जो है संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? सवाल नंबर आपके सामने 9 दिया है, आप लोग फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से भी आपके साथियों काफ़ी क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान से। तो आप जानते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, इसको आप याद रखिएगा। और रूस के संविधान की दोस्तों बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है, क्या भाई? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है भारतीय संविधान में, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। एक सवाल पेपर में दोस्तों और पूछा गया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ये कहाँ से लिए गए, यानी डीपीएसपी जो है आपका राज्य के, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। अगला सवाल, भारत में जो है पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा भाई, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे जो लोग चैनल पर नए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 का आंसर बताएं यहाँ पर। भारत में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? शुभारंभ इसका कब हुआ? 1951 में। कब साथियों? 1951 में। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था भाई? 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक याद रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 11। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा। सभी प्यारे साथी आंसर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार होंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं यहाँ पर। तो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। एक सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? याद रखें दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है साथियों, आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या भाई? बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। कौन? संजय मल्होत्रा। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे स्थापना पूछे, आप कहिएगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो है स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। और इसका मुख्यालय दोस्तों हमने आपको बता दिया मुंबई में स्थित है। और गवर्नर की कौन है वर्तमान में? तो संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। और इसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बता दीजिएगा आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई है? ये आपका विद्युत धारा की इकाई है। क्या भाई? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। ध्यान रखें आप लोग। और न्यूटन की बात करें साथियों, ये आप जानते हैं ये बल यानी फोर्स की इकाई है। क्या भाई? बल यानी फोर्स की इकाई है। हर्ट्ज की बात करें तो ये जो है आवृत्ति की इकाई है। क्या भाई? आवृत्ति की इकाई है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, टेस्ला पर, वो बिल्कुल राइट है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है भाई टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। बताएं, सवाल नंबर 13 का आंसर बताइएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? परावर्तन के कारण, गति में परिवर्तन के कारण, माध्यम परिवर्तन, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 का यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। चलिए,
तो जो लोग जा रहे हैं माध्यम परिवर्तन ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इससे साथियों क्या होता है, इससे जो है प्रकाश की गति बदलती है, ठीक है, माध्यम परिवर्तन से। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, हल्के मत लीजिएगा इसको, आप लोग बताएं फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं 1789 ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। फ्रांसीसी क्रांति ने जो है दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश जो है दिया था, ध्यान रखें। और ये क्रांति कब हुई, 1789 में हुई। ऑप्शन आपका जो सी दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल सही आंसर है, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या आप बताएं। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। कभी कभी ऑप्शन में आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा, तब आप इंग्लैंड पे भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी, ध्यान रखें आप लोग। तो जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने में किसका प्रमुख योगदान था, बताइए। सवाल नंबर 16 का आंसर यहाँ पर करिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों इन्हें जो है यानी कौटिल्य को जो है चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चाणक्य ने जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहायता की थी, याद रखें। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। और कौटिल्य की जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है, आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र। क्या, अर्थशास्त्र, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यहां पर बताएं। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद ये जो नारा था, इसके मूल लेखक कौन थे, हसरत मोहानी थे। कौन, हसरत मोहानी थे। और इसको प्रसिद्धि कौन दिलाई, यानी प्रसिद्ध कौन किया, फेमस कौन किया, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। साथियों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया गया, कौन सा भाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब नारे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है, किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग सुनते हुए चलें, आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, साबरमती आश्रम जो है किस शहर में स्थित है, सभी को पता होगा, बताओ भाई। चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम जो है किस शहर में स्थित है, आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है 1917 में, कब, महात्मा गांधी ने उस 1917 में साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम की जो है स्थापना की थी, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखें भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये हमने अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। और ये घटना कहाँ पर घटित हुई थी, ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ से भी आपके दो से तीन फैक्ट तैयार होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से सवाल बनता है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हमने आपको बताया था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और ये घटना कहाँ पर घटित हुई थी, अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में। साथियों, जनरल डायर ने जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का जो है आदेश दिया था और बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे इसमें, इस घटना में, ठीक है। और इसी के विरोध में दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के विरोध में, इस घटना के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि
को त्याग दी थी, तो वो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो आपकी घटना हुई थी, इसके विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो भाई सही आंसर क्या है? 1919, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, रेगिस्तान की भूमि के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है, बताइए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर यहां पर आप बताएं। रेगिस्तान की भूमि के रूप में जो है कौन सा राज्य जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को पता होगा। चलिएगा, यहां पर आपका सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो जो लोग जा रहे हैं राजस्थान पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, बताइए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। 21 नंबर के क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। भारत की जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, किस नदी पर स्थित है, बताएं। चलिएगा, यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, ब्रह्मपुत्र पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो माजुली द्वीप साथियों, ये आप देखेंगे असम राज्य में स्थित है। किस नदी पर? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। और दोस्तों माजुली द्वीप जो है, ये जो है आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन साथियों आपसे इस तरीके से पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तब आप कहेंगे माजुली। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, फिर भी आप कहेंगे माजुली, ठीक है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें। बात करें दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में, सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट आप याद रखें। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या? दक्षिण गंगा कहा जाता है। हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए आपकी बार। देखिएगा, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, और इसे जो है वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्या भाई? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, फिर भी आप कहेंगे गोदावरी जो है प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसे क्या बोलते हैं? उसे घूर्णन यानी रोटेशन बोला जाता है। याद रखें आप लोग भाई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी, बताइए। दुग्ध उत्पादन, अनाज उत्पादन, मत्स्य पालन, वानिकी। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित थी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आप कर सकते हैं। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, अनाज उत्पादन पर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भारत में साथियों हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है, आप बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर आप कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा साथियों, जैसे कृषि हो गया, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा उद्योग जैसे हो गया, ठीक है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, और इसके अंतर्गत आपका आता है सेवा क्षेत्र। क्या भाई? सेवा क्षेत्र। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के जो है क्षेत्र माने गए हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, और इसका जीवन काल कितना होता है आप ये भी बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और साथियों आरबीसी का, ठीक है,
आरबीसी का यानी रक्त कोशिकाओं का जो लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, याद रखिएगा 120 दिन होता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, वायुमंडल की कौन सी परत जो है जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। वायुमंडल की कौन सी परत जो है जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं क्षोभ मंडल पर, यानी आप क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। क्या दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये परत जो है जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि साथियों इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आप बारिश हो गया, बादल, तूफान, ये सारी जो है घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में होती हैं। और ये जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत भी कही जाती है। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। देखिएगा यहाँ से क्या क्या सवाल बनता है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। आपसे पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए, आप कहेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, और अगर इस तरीके से सवाल भी आपसे पूछेगा कि जो मौसम की घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, बारिश, ये सारी चीज़ें, ये किस मंडल में होती हैं? आप कहेंगे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। एक सवाल और पेपर में पूछा गया कि ओजोन की परत, क्या भाई ओजोन की परत जो है ये आपका किस मंडल में पाई जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में जो है ओजोन की परत पाई जाती है। और आप जानते हैं ओजोन परत की जो होती है उसका कार्य क्या होता है? वो जो है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, एक सवाल और पेपर में आपसे पूछ सकता है, पूछेगा कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जो है यानी जो हवाई जहाज उड़ता है साथियों, ये किस मंडल में आपका उड़ता है? किस मंडल में जो है अच्छे तरीके से उड़ सकता है? तो वो है आपका क्या? समताप मंडल। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहीं से सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा दोस्तों आपका नहीं लगता है। हमारा मनोबल बढ़ता रहता है, मोटिवेशन बढ़ता रहता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से 100% मिलेगी। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? दूरी की। क्या भाई? ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ये रहा आपका अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुमारगुप्त पर सेकंड पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, यह प्राचीन भारत में जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था साथियों, ये प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा साथियों। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था उसने जो है यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। कौन? ह्वेनसांग, जो कि कहाँ का था? जो चीनी यात्री था, यहीं पर जो है शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, और आप जानते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सवाल कई बार पेपर बन चुका है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल, भाई कोई समस्या तो नहीं हो रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो हमें 9415768259 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आप जानते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। तो भाई जो भी दिक्कतें हों आप बता सकते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हो, सुधार किया जाएगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है कब किया गया था? सवाल नंबर 29 का आंसर बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया, बताएं। और इसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था, ये भी आप बता सकते हैं दोस्तों। तो जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को, कब? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी। और इसका पहला अधिवेशन साथियों मुंबई में हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी के द्वारा करी गई थी। सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहला अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आप सीधा कहेंगे WC बनर्जी के द्वारा जो है करी गई थी। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो ए विकल्प आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप कर सकते हैं। भारतीय संविधान का मसौदा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया, बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। तो जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, B.R. अम्बेडकर पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथियों आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जो थे संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सवाल बन चुका है पेपर में, आपसे सीधा सवाल करेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, आप कहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहते हैं? देखिए इस तरीके सवाल बनता है, शिल्पकार पूछ लेगा, निर्माता पूछ लेगा, तो आप कहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखें। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस पॉइंट को आप याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो है कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड पर, जर्मनी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह एक वन आच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंश है, ज्वालामुखी है, वलित है, ब्लॉक है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करें। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर आप लोग कर सकते हैं। बताइए, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये आपका किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आता है? आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं वलित पर्वत ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका अरावली। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? बताएं। उत्तराखंड है, हिमाचल है, और सिक्किम दिया है, अरुणाचल प्रदेश है। कंचनजंगा चोटी जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? बताएं। सही आंसर क्या है? आप लोग यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। सिक्किम में है स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? हमने कई बार आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, बताया है विस्तृत तरीके से, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, कि भारतीय संविधान के भारतीय जो संसद है इसके अंग कितने हैं और इसके सदन कितने हैं, इन सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संसद का उल्लेख जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है, यानी ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दोस्तों आप देखेंगे ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के तहत किया गया। ये आर्टिकल भी आप याद रखिएगा आप लोग, ये अनुच्छेद भी, भारतीय संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के तहत किया गया था। और इसके सदन कितने हैं? 2 सदन हैं, एक आपकी है लोकसभा और दूसरी है आपकी राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को आप जानते हैं निम्न सदन कहते हैं। क्या? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता? आप कहेंगे राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे कि अस्थाई सदन किसे कहते हैं? आप कहेंगे राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं और लोकसभा को जो है अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आप कहेंगे 2 सदन हैं। और यहीं पर सवाल आपसे बदल के पूछेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे कहेगा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तब आप कहिएगा 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं। अगर आपसे पूछे सदन कितने हैं, तब आप कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर यहाँ पर आप करिएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप बताएं। यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 35 दिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये सारे प्रश्न का आंसर आप लोग करें। चलिएगा साथियों, देखिएगा मौलिक कर्तव्य की बात करें सबसे पहले, तो इस मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपका रूस के संविधान से ली गई है। कहाँ से?
रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान में आप देखेंगे शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, कब शुरुआत में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी दोस्तों शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब कितने हैं? अब आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। भाई इतना चीज़ें बतानी पड़ती तब आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब चीज़ों को करते हैं। तो आप लोग देखिए धैर्य के साथ बने रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। समय भले ही लगेगा लेकिन चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई 1.5-2 घंटे में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, लेकिन हम देखिएगा मात्र आप देखेंगे 35 से 40 मिनट में जो है सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक, इसीलिए हम जो है लाइव सेशन नहीं लेते हैं। कारण यही है कि आपको कम समय में बेहतर चीज़ें मिल जाएँ और जो समय आपका बचे वो आप किसी और काम में लगा सकें, मतलब किसी और सब्जेक्ट में लगा सकें। ठीक है, देखिएगा तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा। और मौलिक कर्तव्य से देखिए सवाल क्या क्या बनता है। आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? आप कहिएगा भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तब आप कहिएगा 51 का। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत का जो है पहला आम चुनाव कब हुआ? सवाल नंबर 36 है, भारत का जो है पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था और चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई थी? और ये भी आप बताइएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आप देखेंगे जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सवाल अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है साथियों, चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक, अगला सवाल देखिए ये रहा, भारत का पहला बैंक कौन सा था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त आंसर बता सकते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बताएं। चलिए तो जो लोग जा रहे हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान पर ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब करी गई? 1770 में इसकी स्थापना करी गई थी। कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? कई बार हमने आपको इसको बताया है, इसका आंसर तो आपका आना ही चाहिए। भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई? तो आप जानते होंगे दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि अब वर्तमान समय में आप देखेंगे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, नीति आयोग कब आया? 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताइए। 39 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया है, कभी कभी आपसे फ़ारेनहाइट पैमाने में भी पूछ सकता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। चलिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, मानव शरीर का जो साथियों सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब इससे ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है भाई? लोग कहते हैं बुखार हो गया। क्यों भाई? अगर आपसे यहीं पर पूछे फ़ारेनहाइट पैमाने पे, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का तापमान जो है फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, यहाँ पर देखिएगा डिग्री सेल्सियस में दिया गया, फ़ारेनहाइट में भी आपसे पूछ सकता है, तब आप कहेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट ये आपका होता है। ठीक है, याद रखें आप लोग इसको। और भाई मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर लगाकर चेक करता है। क्यों भाई?
तो राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। ये क्लास आपको कैसी लगती है लास्ट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर यहाँ पर आप करिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है, जो कि होता है प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ है। क्या भाई? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील का नाम आप बता दीजिए। बुलर है, चिल्का है, सांभर है, पुलिकट है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं चिल्का झील पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये साथियों खारे पानी की झील है, कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ध्यान रखें। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपका किस देश के संविधान से दिया गया प्रावधान, ये भी बता सकते हैं। चलिए, तो बात करें दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, ये प्रावधान दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता होगा, सवाल पूछा भी गया है, बताएं। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चलिए, मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अब कितना है आप जानते हैं, अब आप देखेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44 है। भारतीय तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बताइए। सवाल नंबर 44 का उत्तर यहाँ पर आप बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। भारतीय तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सफ़ेद है, हरा है, केसरिया है, नीला है। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, केसरिया पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, केसरिया रंग जो है ये आपका साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, आप जानते हैं। और जो सफ़ेद रंग होता है, जो व्हाइट रंग होता है, ये आपका सच्चाई का कह सकते हैं। और जो हरा रंग है आपका हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और झंडे में जो है दोस्तों कितनी तीलियां होती हैं, यानी जो अशोक चक्र उसमें बना हुआ है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां बनी होती हैं, 24 तीलियां उसमें निहित हैं। ठीक है, और साथियों एक सवाल यहाँ से और आपसे पेपर में पूछेगा कि तिरंगे झंडे का जो है डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। ठीक है भाई, तो साथियों आज की इस क्लास में जो है 44 ही क्वेश्चन रखे गए थे। तो भाई 6 क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन की कमी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न नहीं है, नहीं तो बाद में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप 50 क्वेश्चन बोलकर 44 क्वेश्चन करवाए हैं। भाई देखिएगा, यहाँ पर बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, फिलहाल ऐसा होता नहीं है। तो 44 क्वेश्चन से ही यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं आज के इस स्पेशल क्लास में। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साथियों आप करते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाई लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है आप हमें डाउट भी अपना यहाँ पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। और जो 8:30 बजे क्लास हो रही है 2 दिन से हिंदी की, उस क्लास को आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था, क्यों? क्योंकि उसमें हमने PYQs कवर कर रहे हैं हिंदी के। ठीक है, तो अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करें। कोई अगर आपका डाउट होता है पूछ सकते हैं, अगर कोई दिक्कतें आ रही हों 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।